बाबा साहब ने अपनी एकलवी मेहनत से पूरे भारत और दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि बुद्धि किसी जाति की मोहताज नहीं होती। अगर एक बार किसी शोषित को बराबरी का अवसर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वह पूरी दुनिया में अपना डंका बजा सकता है। साथियों नमस्कार। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो हम बात कर रहे हैं बाबा साहब के संघर्ष की समय की, और उसका ये पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो हमारे चैनल को विजिट करें और जाके जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो पे। अफसर बने और अन्य नौकरी की पाई जोड़ी और फिर अपना बचा हुआ कोर्स पूरा करने के लिए 1920 में वापस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए और वहां से उन्होंने 1930 में बीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की वो महान डिग्री हासिल की जो आज भी अच्छे अच्छे विद्वानों के बस की बात नहीं है। बाबा साहब ने अपनी एक एकलवी मेहनत से पूरे भारत और दुनिया को यह साबित करके दिखाया कि बुद्धि किसी जाति की मोहताज नहीं होती। अगर एक बार किसी शोषित को बराबरी का अवसर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो पूरी दुनिया में अपना मेहता का डंका बजा सकता है। साथियों, जब कोई नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से इतनी सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटता है तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आप सोचिए कि ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत हुआ होगा, रेड कारपेट बिछाए गए होंगे। खुद सोचिए, जिस इंसान के पास 1917 के दौर में अमेरिका और लंदन की पीएचडी थी, उस समय भारत का शायद वो सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। दरअसल बाबा साहब ने बड़ौदा रियासत के महाराजा सियाजी गायकवाड़ के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो रियासत में सिविल सेवक, दीवान या रक्षा सचिव के रूप में अपनी सेवा देंगे। डिग्रियां हासिल करने के बाद बाबा साहब जब बड़ौदा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो उन्हें लगा कि सियासत का कोई इतना बड़ा अधिकारी आया है तो कोई उसे लेने स्टेशन आया होगा, लेकिन स्टेशन पर कोई नहीं था क्योंकि वो एक अछूत थे और कोई स्वर्ण ड्राइवर या कर्मचारी उन्हें लेने नहीं आना चाहता था। बाबा साहब ने सोचा कोई बात नहीं। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकलकर रहने के लिए कोई जगह तलाशनी शुरू की। उन्हें पता था कि कोई भी हिंदू धर्मशाला या होटल उन्हें कमरा नहीं देगा। बहुत मशक्कत के बाद उन्हें एक पारसी धर्मशाला मिली। पारसी धर्म में जात व्यवस्था नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ उन्हें इंसान समझा जाएगा। उन्होंने एक पारसी नाम रखकर वहां के गोदाम जिसे कमरे को लिया, जिसे आप स्टोर रूम कह सकते हैं। लेकिन इस जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, इसका अंदाजा लगाइए। 11वें दिन 10-15 पारसी युवकों ने एक हथियारबंद भीड़ लाठी डंडे लेकर उनके दरवाजे पर आ गई। वो चिल्ला रहे थे कि एक अछूत हमारी धर्मशाला में कैसे आ गया? तुमने हमारी धर्मशाला अपवित्र कर दी है। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि आपके धर्म में तो जाति पाति जैसी चीजें नहीं है, तो यह कैसा बर्ताव है? उन लोगों ने कहा हमें यह सब नहीं पता, और उन्होंने शाम तक बाबा साहब को कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, तो बाबा साहब ने अपने एक बहुत पढ़े लिखे प्रगतिशील हिंदू दोस्त से पूछ लिया कि क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकता हूँ? उस दोस्त ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे घर के नौकर काम छोड़ देंगे और बवाल हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से मदद मांगी। उसने भी यही कहा कि मेरी पत्नी इस बात पर भड़क जाएगी कि एक अछूत हमारे घर में कैसे आ गया। और उसी रात बाबा साहब ने अपनी डायरी में वो कड़वा सच लिखा जो आज के हर नौजवान को सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा कि जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए अछूत है और वो ईसाई के लिए भी अछूत है। लेकिन सबसे बड़ी चोट अभी बाकी थी। जब बड़ौदा के रक्षा सचिव मिलिट्री सिक्योरिटी के इतने बड़े पद पर बैठकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ऑफिस जाते थे तो उनका अपना ही चपरासी, जो उनसे पद में बहुत नीचे था, उनके हाथ में फाइल नहीं देता था। वो दूर से ही फाइल को टेबल पर फेंक कर मारता था ताकि गलती से भी वो बाबा साहब को छू न ले और अपवित्र न हो जाए। ऑफिस में वो जो कारपेट बिछा था वो उसे भी हटा दिया जाता था ताकि बाबा साहब के पैर उस पर न पड़े। पीने का पानी भी अछूत के लिए अलग से रखा जाता था। आज जो लोग मेरिट का काबिलियत का रोना रोते हैं, उनसे एक बार सवाल पूछता हूँ,
दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया जो इंसान, जो पूरे ऑफिस में सबसे काबिल था, क्या उसकी मेरिट ने, क्या उसकी डिग्रियों ने उसके सम्मान को बचा लिया? नहीं, क्योंकि इस देश का सबसे कड़वा सच यही है कि अगर आपके पैरों में जाति की बेड़ियां पड़ी हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी डिग्री भी समाज की नजरों में उस कागज की फाइल से ज्यादा अहमियत नहीं रखती जिसे चपरासी दूर से फेंक कर मारता था। यही वो दिन था जब बाबा साहब को समझ आ गया कि सिर्फ अपने लिए पढ़ लिख कर विदेश भाग जाना या अच्छी नौकरी कर लेना कोई सफलता नहीं है। जब तक करोड़ों लोगों के माथे पर इस अछूत शब्द का कलंक नहीं मिटेगा तब तक व्यक्तिगत सफलता का कोई मतलब नहीं। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विद्रोही का जिसने आगे चलकर इस पूरे सिस्टम की ईंट से ईंट बजाने की कसम खा ली। बड़ौदा के उस अपमान ने बाबा साहब के अंदर एक वैचारिक ज्वालामुखी पैदा कर दिया। उन्हें यह समझ आ गया कि ये लड़ाई बंद कमरे में बैठकर या सिर्फ डिग्री लेकर नहीं जीती जा सकती। इस सिस्टम की जड़ों पर बाहर निकलकर चोट करनी होगी। और फिर इतिहास में एक ऐसा दिन आया जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। साल था 1927, तारीख थी 20 मार्च। महाराष्ट्र का सबदार तालाब। जरा उस दौर की मानसिकता की कल्पना कीजिए। उस तालाब का पानी जानवर भी पी सकते थे, कुत्ते बिल्लियां भी सब उस पानी को पी सकते थे, उसमें मुंह मार सकते थे। लेकिन अगर इंसान के रूप में पैदा हुआ कोई अछूत उस पानी को छू लेता तो वह तालाब अपवित्र हो जाता था। बाबा साहब ने हजारों शोषितों के साथ उस तालाब की तरफ कूच किया। जब उन्होंने झुककर अपने हाथों से उस तालाब का पानी उठाया और उसे पिया तो यकीन मानिए वो सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझा रहे थे, वो सदियों से सोए हुए पूरे समाज का आत्मसम्मान जगा रहे थे। यह लड़ाई सिर्फ दो घूंट पानी की नहीं थी, यह इंसान को इंसान होने का हक दिलाने की लड़ाई थी। लेकिन बात सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं थी। बाबा साहब का एक बहुत बड़े विद्वान थे, एक स्कॉलर थे जो जानते थे कि यह अछूत या नफरत किसी इंसान के दिमाग के ऊपर नहीं, इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा ढांचा है। और फिर आया वो ऐतिहासिक तारीख 25 दिसंबर 1927। महाट में ही डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के सामने मनु स्मृति को आग लगा दी। आज भी बहुत लोग दोस्तों नमस्कार, अगले पार्ट में देखेंगे कि बाबा साहब को जो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे उनको आखिर मनु स्मृति जलाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।